हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के उद्देश्य से 2026 में जो एग्जामिनेशन होने वाली है बिहार बोर्ड की, उसके लिए क्लास 12 का 5वां चैप्टर प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये एक चैप्टर है जेनेटिक्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बच्चों को इसको वन शॉट में बताना है, लेकिन इसको हम पार्ट करके अच्छे से समझाने के लिए आप लोगों को हम 2 क्लास लगाएंगे जेनेटिक्स में 5वां चैप्टर में। और इस चैप्टर को मैं काफ़ी क्लियर कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग बोर्ड की तैयारी इससे करेंगे, उम्मीद है कि अच्छा नंबर आएगा, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। आपका एक भी सवाल इससे नहीं छूटेगा, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या फिर ऑब्जेक्टिव का मामला हो, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस पर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी का चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो मेरे बच्चों, इसमें आप लोगों को पहले जानना है ओवरव्यू में इसमें हम लोगों को ये देखना है ओवरव्यू में कि क्या क्या सब आता है ओवरव्यू के अंतर्गत। ओवरव्यू पहले हम देखेंगे ओवरव्यू। ये ओवरव्यू में हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन आता है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दूसरा देखना हम लोगों को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। फिर हम लोगों को देखना है, इसका दूसरा इसमें है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसके अलावा हम लोगों को देखना है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, उसका देखना म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर, इतने टॉपिक को देखना है जेनेटिक्स में। ये चैप्टर 5 में जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, इसमें ओवरव्यू में ये 5 टॉपिक हमारा है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर। इसको जानने से पहले कुछ पॉइंट को जानना आवश्यक है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले हम जानते हैं स्टार पॉइंट में। देखिए पहले आप जानते हैं, इसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। किसे है पहले जेनेटिक्स। हम अनुवांशिकी किसे कहेंगे, हम अनुवांशिकी किसे कहेंगे, पहले ये जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में पहले जान लेंगे हम कि क्या होता है, फिर इसके अंतर्गत इन सारी बातों की हम पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और मैं बिल्कुल ही क्लियर कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और अदर कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जेनेटिक्स को हम लोग देख लें। पहले जेनेटिक्स में हम लोग इसका परिभाषा देते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत माता पिता के गुणों को स्थानांतरित होकर के संतानों में पहुंचने या पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचने की क्रिया के अध्ययन को हम कहते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है ये बात? हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित होकर के संतानों में या पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचने की क्रिया का अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखिए जेनेटिक्स शब्द का उपयोग, जेनेटिक टर्म, ये जेनेटिक टर्म है। इस जेनेटिक टर्म का उपयोग सबसे पहले विलियम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेनेटिक्स टर्म का उपयोग सबसे पहले विलियम वैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें अब हम लोग देखना है इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इसको हम लोग हेरिडिटी भी कहते हैं। हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी दोनों एक ही है। पैरेंटल कैरेक्टर को पैरेंट से चाइल्ड में स्थानांतरित होने की क्रिया कहलाएगा इनहेरिटेंस या हेरिडिटी कहलाएगा। यही हेरिडिटी कैरेक्टर, इस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर। हम लोग इसको जाने की क्रिया माता पिता से पेरेंट से संतान में जाएगा तो बोलेंगे इनहेरिटेंस, या इसको हम लोग हेरिडिटी बोलेंगे, और इसके कैरेक्टर को हम हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये इनहेरिटेंस और हेरिडिटी दोनों का परिभाषा सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? पेरेंट से चाइल्ड में जेनेटिक कैरेक्टर का स्थानांतरण जो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अब देखिए इसमें हम लोग को वेरिएशन देखना है। वेरिएशन क्योंकि हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस और वेरिएशन, पहले जान ले इसे इनहेरिटेंस और वेरिएशन और इसके सिद्धांत। इस चैप्टर में इसी की जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो वेरिएशन इसका हिंदी होता है भिन्नताएं। वेरिएशन में क्या होगा? भिन्नताएं। तो सीधी सी बात है कि भिन्नता क्या होगा? संतानों में पाए जाने वाले ऐसे लक्षण जो पेरेंट्स से डिफर हो, जो माता पिता से अलग हो। जो माता पिता से लक्षण अलग होंगे, कैरेक्टर अलग होंगे, तो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड वेरिएशन। क्लियर है ये बात कि माता पिता से संतान के गुण भिन्न, जब संतान में जो कैरेक्टर है वो पेरेंट्स से डिफर है, पेरेंट्स से जो अलग है, तो इसी अलग गुण को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन होता क्यों है? क्योंकि पेरेंट में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, दोनों के कैरेक्टर जाते हैं संतान में, तो इसमें वेरिएशन होना कन्फर्म है, वेरिएशन होना ही होना है। क्योंकि पेरेंटल कैरेक्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनते हैं, फिर उससे संतान की उत्पत्ति होती है, तो दोनों के कैरेक्टर जाएगा, तो दोनों का कैरेक्टर संतान में जाएगा, तो संतान के अंदर क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, कुछ भिन्नताएं होगी, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन। क्लियर हो गया ये बात? अब हम लोगों को देखना है अगला टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए बिल्कुल ही क्लियर कंसेप्ट है। अगर डाउट बनता हो तो आप कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे आपको। बिल्कुल क्लियर, मेरी राय है कि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यही कंसेप्ट जो क्लियर रहेगा तो आपके बोर्ड का एग्जामिनेशन हो या कंपटीशन का एग्जामिनेशन हो, आपका क्वेश्चन मिस नहीं करेगा, इसकी गारंटी है। चलिए आइए आप देखते हैं हम लोग मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले गार्डन पी को चुना। गार्डन पी प्लांट। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर प्रयोग किया। मेंडल की कहानी भी अलग है। मेंडल
पहले तो ग्रामीण शिक्षा प्राप्त किए, फिर हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए, फिर आने के बाद वो चर्च की नौकरी किए, फिर वहाँ पर जो है तो वो चर्च के स्कूल में उनको टीचर के बहाली हो गई, वो शिक्षक बन गए। चर्च के स्कूल में जब शिक्षक बन गए तो उन्होंने चर्च के ही गार्डन में बहुत सारे पौधे थे, उस पौधे में उन्होंने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधे को चुनने के बाद उस पर प्रयोग किया। प्रयोग क्या था? हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये पादप संकरण के लिए इन्होंने प्रयोग किया। किस पर? गार्डन पी प्लांट पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया। और ये प्रयोग जो किया तो ये 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक प्रयोग किया है। 1863 ईस्वी तक प्रयोग किया है, ठीक है। और इस प्रयोग में इन्होंने 7 वर्ष, कितना के 7 वर्षों तक, है ना, 7 वर्षों तक प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद इन्होंने एक रिजल्ट प्रस्तुत किया कि पेरेंटल कैरेक्टर इनहेरिटेंस या जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या बताया कि जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस या आप ये कह लीजिए पेरेंटल कैरेक्टर इनहेरिटेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरेंटल कैरेक्टर इनहेरिटेंस। तो इन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जो गुण माता पिता में होते हैं, जो पेरेंट में होते हैं, वही गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इसी को मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी हम लोग कहते हैं। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस। इसमें चूंकि मेंडल ने प्रयोग किया, मेंडल ने इस बात की जानकारी दिया, इसलिए इसके नाम पर ही मेंडल का नियम रखा गया कि मेंडल कैरेक्टर इनहेरिटेंस। अब देखिए इन्होंने 7 वर्षों तक जो प्रयोग किया, इस प्रयोग के रिजल्ट को मेंडल ने एक छोटी सी पत्रिका में प्रकाशित किया। अपने रिपोर्ट को इन्होंने बर्न नेचुरल सोसाइटी में 1865 ईस्वी में इन्होंने बर्न नेचुरल सोसाइटी में प्रस्तुत किया। लेकिन उस समय दुर्भाग्य की बात यह रही कि मेंडल के इस रिपोर्ट को, इस रिजल्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को उस समय किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसको कूड़ेदान में रख दिया गया, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली। बाद में मेंडल की मृत्यु हो गई। 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो गई। 1884 ईस्वी में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल के मृत्यु के बाद 1900 ईस्वी में एक प्रयोग किया गया जो अलग अलग देश में अलग अलग वैज्ञानिक ने किया था। अलग अलग देश में अलग अलग वैज्ञानिक ने किया था। जैसे कि अब देखिए मेंडल के मृत्यु के बाद, मेंडल की मृत्यु जब हो गई 1884 में, तो 3 अलग अलग कंट्री में अलग अलग वैज्ञानिक ने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर प्रयोग स्टार्ट किया। और प्रयोग जो स्टार्ट किया, देखिए हॉलैंड के हुगो डी व्राइस, ये श्रीमान है हॉलैंड के हुगो डी व्राइस, और ऑस्ट्रिया के हैं एरिस वॉन सरमैक। उसके बाद है जर्मनी के कार्ल कॉरन। ये 3 वैज्ञानिक अलग अलग कंट्री में प्रयोग शुरू किया। किस पर? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर। और तीनों वैज्ञानिक उसी रिजल्ट पर पहुंचे जिस रिजल्ट पर मेंडल 34 वर्ष पहले पहुंच चुके थे। और क्या पहुंचे थे रिजल्ट पर? उन्होंने यही पहुंचे थे कि जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिटेंस। जब यही रिजल्ट इन लोगों को पता चला कि यही रिजल्ट है और इस रिजल्ट पर पहले ही काम हो चुका था, तो तीनों वैज्ञानिक ने, देखिए उस समय की भी ईमानदारी देखिए कि तीनों वैज्ञानिक
तो जब पता चला कि मेंडल जी इस पर काम कर चुके थे, इसको प्रपोज कर चुके थे, पूरी दुनिया को बता चुके थे, लेकिन उस समय उनको कोई महत्व नहीं दिया गया था। इन लोगों ने उनके मरणोपरांत अपने प्रयोग को, अपने रिजल्ट को मेंडल को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित किए। इसलिए जब जब दुनिया में मेंडल का नाम लिया जाएगा तब तक इन तीनों महापुरुषों का भी नाम, वैज्ञानिकों का नाम लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा काम किया कि उसके काम को सराहा। जबकि आजकल तो लोग चोरी करके आगे बढ़ जाते हैं, किसी का रहता है कोई छाप देता है, कहीं कोई फोटो चिपका देता है, अपना नाम कर लेता है। इसलिए इन लोगों से सीख लेनी चाहिए कि इन लोगों ने इतने पहले ये बात साबित कर दिया कि जो हकदार थे उनको ही ये समर्पण कर दिए, और इनके समर्पण के बाद मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाया। इसके समर्पण के बाद मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। इनके समर्पित तीनों वैज्ञानिक के समर्पण के बाद मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। ये बात समझ में आ गई कि मेंडल का ये एक्सपेरिमेंट। अब एक बात जानना है कि मेंडल को बागीचा में इतने सारे पौधे में मटर का पौधा ही क्यों पसंद आए। कुछ बात तो होगी, वहाँ सुंदर सुंदर फूल रहे होंगे, अच्छे अच्छे पौधे रहे होंगे, अच्छे फल वाले भी रहे होंगे, लेकिन मेंडल सर को यही पौधा क्यों पसंद आया। कुछ तो कारण होगा। तो आइए मैं बताता हूँ क्या कारण था। आइए लेट। अब देखिए, मेंडल ने मटर के पौधे, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना। कुछ तो कारण होगी, कुछ विशेषता होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। इसकी विशेषताएं निम्न हैं। इनकी विशेषताएं निम्न है। देखिए, नंबर एक क्या है। नंबर एक है कि ये एक वर्षीय पौधा होता है। क्या होता है? ये एक वर्षीय पौधा होता है। एक ही वर्ष में ये इसकी बुआई, उगाई, फल, बीज पक करके तैयार हो जाता है। एक वर्षीय पौधा होता है ये। उसके बाद क्या है, ये सभी जगह, दूसरी बात क्या है, ये सभी जगह आसानी से उगाए जाते हैं। तीसरी बात क्या है, इसमें एक ही पौधा में कई लक्षण मौजूद होते हैं। मटर के एक ही पौधा में कई लक्षण मौजूद होते हैं। इसके बाद देखिए, मटर के एक ही पौधा से अधिक संख्या में बीज की प्राप्ति होती है। मटर के एक ही पौधा से प्योर लाइन प्लांट, अधिक संख्या में प्योर लाइन प्लांट की प्राप्ति होती है। इन सारी विशेषताओं के कारण मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए चुना। क्लियर हो गया। अब आपको याद रखना है कि मेंडल ने कितने जोड़े कंट्रास्ट कैरेक्टर को लिए थे। तो 7 जोड़ा। मेंडल ने 7 पेयर अपोजिट कैरेक्टर्स को चुना। 7 पेयर, 7 जोड़ा विपरीत लक्षण को लिया। लंबा लिया तो नाटा लिया, उजला लिया तो हरा लिया, ठीक है। उसके बाद अगर सिकुड़ा हुआ बीज लिया तो फिर गोल बीज लिया। इस तरह से 7 जोड़ा उन्होंने लक्षण को लिया और 7 जोड़ा लक्षण को लेकर के इन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग के बाद फाइनली रिजल्ट यही प्रस्तुत किए कि पेरेंटल कैरेक्टर इनहेरिटेंस। इन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन को प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि जो पेरेंट के कैरेक्टर होते हैं वही कैरेक्टर स्थानांतरित होकर के संतानों में जाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? बच्चों क्लियर है? कोई डाउट नहीं? अगर डाउट हो तो कमेंट करें, हम उसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग को देखना है मेंडल एक्सपेरिमेंट। पहले मेंडल ने 2 एक्सपेरिमेंट किया। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट 2 है। 2, एक है 1 जीन इनहेरिटेंस
और एक है टू जीन इनहेरिटेंस, एक वन जीन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस, और दूसरा है टू जीन इनहेरिटेंस, टू जीन इनहेरिटेंस, टू जीन इनहेरिटेंस। मेंडल के वन जीन इनहेरिटेंस और टू जीन इनहेरिटेंस, इस दोनों प्रयोग के आधार पर ही मेंडल ने लॉ प्रस्तुत किए जिसको हम लोग मेंडल लॉ कहते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट क्या है। तो पहला एक्सपेरिमेंट इनका है, मेंडल्स का जो पहला जो एक्सपेरिमेंट है, वन जीन इनहेरिटेंस, वन जीन इनहेरिटेंस, इसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने बताया कि जब हम एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के एक विपरीत इकाई लक्षण वाले यानी यूनिट कैरेक्टर वाले जीव के साथ हम क्रॉस कराते हैं तो ये क्रिया कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और इसी को हम लोग बोलते हैं वन जीन इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इकाई वन यूनिट कैरेक्टर होगा और उसी जाति के हम उसी जाति के जो हम दूसरे जो प्लांट होंगे वो जाति वही होंगे और उसका क्या होगा? कैरेक्टर अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लोग यहाँ लंबा टॉल को अगर हम लोग टॉल पी प्लांट है और इसको हम लोग करवा दिया ड्वार्फ पी प्लांट। हम लोग मटर के लंबे पौधे को मटर के नाटे पौधे के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तब इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस या वन जीन इनहेरिटेंस। हम इसको वन जीन इनहेरिटेंस को हम लोग डिटेल से भी देख सकते हैं। चलिए हम बता रहे हैं कैसे होता है। इसमें देखिए जब हम लोग टॉल पी प्लांट क्रॉस कराएंगे ड्वार्फ पी प्लांट, अब इसको हम लोग कैपिटल टी देते हैं, इसी को हम लोग स्मॉल टी देते हैं। ये तो पेरेंट हो गया, पेरेंट हो गया। अब इसका गैमेट बनेगा, गैमेट बन जाएगा। देखिए कैपिटल टी हो गया, यहाँ गैमेट बनेगा, स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। ये इसके साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये गैमेट इसके साथ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब का सब F1 जनरेशन में ऑल टॉल प्लांट हो जाएगा, ऑल टॉल प्लांट हो जाएगा। इसी को हम लोग ऑल डोमिनेंट भी कहते हैं, ऑल डोमिनेंट प्लांट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑल हाइब्रिड प्लांट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग। तो ऑल टॉल प्लांट हो गया, इसको हम लोग डोमिनेंट भी कह रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि हाइब्रिड प्लांट है। तो अब ये F2 जनरेशन में हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पर देखिए हम लोग दूसरा जनरेशन लेते हैं, हम लोग P2 लेते हैं। P2 में हम लोग ले रहे हैं कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, फिर क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी है, स्मॉल टी होता है। तो यहाँ पर हम लोग गैमेट बनेगा, इसका दूसरा जनरेशन में गैमेट बनेगा। जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो हम तो यहाँ क्रॉस पोलिनेशन करवाए, F2 जनरेशन में सेल्फ पोलिनेशन होगा। जब सेल्फ पोलिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? देखिए इसको यहाँ पर बन गया, कैपिटल टी बन गया, ये स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी गैमेट में है, स्मॉल टी है। अब यहाँ भी ऑफ स्प्रिंग बनेगा, इसका ऑफ स्प्रिंग बनेगा। तो ये कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी है, इसके साथ कंबाइन करेगा कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी इसके साथ करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर ये इसके साथ करेगा, कंबाइन करेगा तो स्मॉल टी। अब देखिए ये कैपिटल टी हो गया टॉल, ये दोनों भी हो गया टॉल, और ये हो गया ड्वार्फ।
तो F2 जनरेशन में जब हमारा निकलेगा रेशियो निकलेगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकलेगा या वन जीन इनहेरिटेंस का रेशियो निकलेगा, तो पहले तो निकल जाएगा 3:1। ये 3 लंबा हो गया, 1 नाटा हो गया। ये इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग फेनोटाइपिक जनरेशन कहते हैं, रेशियो कहते हैं, फेनोटाइपिक रेशियो। क्योंकि ये 3 टॉल हो गया और 1 ड्वार्फ हो गया, इसको बोलेंगे फेनोटाइपिक रेशियो। टाइपिक रेशियो बोलते हैं इसको, फेनोटाइपिक रेशियो बोल रहे हैं, टोटल रेशियो। इसी का अगर हमको कहा जाएगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइपिक रेशियो निकालिए, तो देखिए कैपिटल टी है रेशियो, कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो, स्मॉल टी। तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1:2:1, ये इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा जेनोटाइपिक रेशियो। क्या हो जाएगा? ये जेनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ये वन जीन इनहेरिटेंस का। अब देखिए इसी पर हम लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो प्रयोग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इसमें जो पहला वाला है ये हो जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे हम बताएंगे। इसी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किए गए मेंडल के द्वारा। पहला किया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, या उसको हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाटा गुण छिपा हुआ है लेकिन दूसरा जनरेशन में अलग हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो नाटापन है उसका अलग हो गया, तो ये कहलाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के इस प्रयोग के आधार पर 2 नियम प्रस्तुत किया गया। एक किया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा किया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर है ये बात को? चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें मेंडल्स का जो लॉ, इसी आधार पर मेंडल के 2 नियम। क्लियर कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए अब देखते हैं हम लोग मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उस क्रॉस के आधार पर जो नियम प्रस्तुत किया गया वो मेंडल के नियम है। और दूसरा है हम लोग जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर भी मेंडल का एक नियम प्रस्तुत किया गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम लोग पहले इसका प्रयोग ही देख लेते हैं, फिर हम एक जगह मेंडल का लॉ देखेंगे, फिर हम उसका अपवाद देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 जीन इनहेरिटेंस। 2 जीन इनहेरिटेंस, ये 2 जीन की वंशागति, मेंडल की 2 जीन की वंशागति। देखिए जो डिफिनेशन है कि वन जीन जब कंट्रास्ट जीन के साथ, अपोजिट जीन के साथ जब उसका कंबाइंड होता है, क्रॉस पोलिनेशन कराया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जब यहाँ पर इसका अपोजिट हो जाता है, अगर 2 जीन अगर हम लेते हैं, 2 जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं, हम लोग यूनिट कैरेक्टर लेते हैं, और उसी जाति के दूसरे हम उसके जो प्लांट है उसके अपोजिट 2 कैरेक्टर के साथ जब क्रॉस कराते हैं, तो 2 कैरियोट कैरेक्टर को जब 2 अपोजिट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराएंगे तो ये कहलाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया बात? जैसे देखिए कि अगर हम लोग देखते हैं रॉन्ड है और एलो भी है, रॉन्ड एलो सीड प्लांट अगर है, और हम यहां देखते हैं व्रिंकलेट एंड वाइट, इसको ग्रीन, व्रिंकलेट और ग्रीन इसको देते हैं, ग्रीन सी प्लांट। तो यहां पर हम लोग कैपिटल आर, कैपिटल वाई देते हैं। इसको हम लोग स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये इसका जो जीन है ये स्टैंडर्ड, ये माना हुआ जीन है। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कैपिटल में इस दोनों कैरेक्टर को कैपिटल, और इस दोनों कैरेक्टर को हम स्मॉल में दे रहे हैं। तो इस तरह से इसको क्रॉस कराएंगे, ये कहलाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में ये P1 पैथम के जो पेरेंट है, तो इसका गैमेट बनेगा। इसका गैमेट क्या बन जाएगा? देखिए बन जाएगा गैमेट इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके गैमेट बनेंगे स्मॉल आर वाई। अब अगर ये यहाँ ऑफस्प्रिंग बनेगा, संतान जब बनेगा, इसका संतति उत्पत्ति जब होगी इस प्लांट में, जब क्रॉस पोलिनेशन के बाद जब बनेगा, तो हम इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर इसको हम इसके साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई।
फिर आप देखिए इसको हम इसके साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर करवाते हैं इसको इसके साथ करवाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है, और F1 जनरेशन में क्या होगा, ऑल डोमिनेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ऑल डोमिनेंट प्लांट्स, या फिर बोलेंगे हम इसको ऑल राउंडेड एलो प्लांट्स हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा, पहला जनरेशन में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका P2 जनरेशन अगर निकालते हैं, P2 जनरेशन निकालते हैं, तो देखिए P2 जनरेशन में इसमें 4 गैमेट बनेगा, इसमें भी 4 गैमेट बनेगा, इसमें भी 4 गैमेट बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या कि डायरेक्ट हम यहाँ पर गैमेट बनाते हैं, और गैमेट बनाते हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर बनेगा गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट बन गया, और इस 4 गैमेट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 F2 जनरेशन में 16 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग देते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, हम लोग बॉक्स बना देंगे। ये 4 हम लोग लेते हैं, 4 यहाँ कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे, और 4 कॉलम हम लोग यहाँ बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग एक को हम लोग मेल, दूसरे को हम लोग फीमेल इंडिकेट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इस तरफ भी लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा, F2 जनरेशन में निकल जाएगा 9:3:1 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, 9:3:2। डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो होगा वो 9:3:1, मतलब जो 9 जो इसके अंदर होगा वो राउंड येलो हो जाएगा, और 3 जो होगा वो राउंड ग्रीन हो जाएगा। फिर इसका 3 जो हो जाएगा वो इस पर क्या होगा, ये ग्रीन जो है व्रिंकलेट हो जाएगा, और 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्रिंकलेट ग्रीन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 9:3:1 आप यहाँ पर इसको करके देख लीजिएगा, ये सारा सारा निकल जाएगा। ये हो जाएगा इसका फेनोटाइपिक रेशियो। क्लियर है ये बात। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया और डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसी आधार पर, इसी दोनों मेंडल के इसी दोनों एक्सपेरिमेंट के आधार पर पहले हम मेंडल्स के लॉ को देखेंगे, हम फिर उसका अपवाद देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं मेंडल्स लॉ। मेंडल्स लॉ ध्यान से देखना, ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है, इसी दोनों एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडल ने नियम को प्रस्तुत किया। और मेंडल का जो नियम है, तो मेंडल का एक नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा लॉ है इसका, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम है मेंडल के, 3 नियम। 2 नियम, ये दोनों नियम जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया, और ये जो दिया गया वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर दिया गया। ये बाय मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, और ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ये बात। तीनों नियम है। अब देखिए ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसमें एक
कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को डोमिनेंट हो जाएगा। जब हम लोग लंबे को नाटे से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में टोटल लंबा पौधा उत्पन्न हो जाता है। मतलब है कि ये जो टॉल कैरेक्टर है डोमिनेंट ऑन स्मॉल या डवार्फ कैरेक्टर, तो ऑल कैरेक्टर इसका सीन क्या होता है, दिखाई क्या पड़ता है, टॉल दिखाई पड़ता है। मतलब F1 जनरेशन में सब का सब डोमिनेंट, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर ये पुष्टि होता है। और दूसरा जो इसका है वो सेग्रीगेशन। हम देखते हैं कि जो पेयर कैरेक्टर होता है, पेयर जीन होता है, जब गैमिट बनता है उसमें क्या होता है, सिंगल सेपरेट होकर चला जाता है। तो गैमिट के निर्माण में पेयर जीन को सेपरेट होकर के पहुंचने की क्रिया ये कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या कहलाता है, सेग्रीगेशन। या फिर जो छिपा हुआ कैरेक्टर होता है, जो नाटा कैरेक्टर लंबे कैरेक्टर में छिपा होता है, वो आकर के F2 जनरेशन में सेपरेट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा है कि F2 जनरेशन ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को उसी अपोजिट कैरेक्टर के साथ, उसी जाति के अपोजिट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद उसका डायहाइब्रिड क्रॉस उसका प्रस्तुत के जो एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया गया, तो डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा जो नियम दिया गया उस नियम को हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 3 नियम मेंडल के प्रस्तुत किए गए। इसी मेंडल के 3 नियम में साथ साथ एक हम लोगों को है पुन्नेट स्क्वायर को भी जानना है। पुन्नेट स्क्वायर एक इसमें क्या होता है, पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर, पुन्नेट स्क्वायर, आरसी पुन्नेट, इसकी जानकारी दिया था आरसी पुन्नेट, आरसी पुन्नेट, आरसी पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने इसकी जानकारी दिया था। आरसी पुन्नेट, पुन्नेट स्क्वायर की जानकारी सबसे पहले आरसी पुन्नेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और इन्होंने बताया, क्या बताया कि F1 जनरेशन के जो संतति होते हैं, F1 जनरेशन की संतति को जब हम स्क्वायर के भीतर चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। इसमें 2 बात आती है। कभी तो पूछा जाता है कि पुन्नेट स्क्वायर की जानकारी किसने दिया, तो बताएंगे कि आरसी पुन्नेट, या आरसी पुन्नेट नामक वैज्ञानिक है इसकी जानकारी दिया। ये होता क्या है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो प्रथम जनरेशन के संतति होते हैं उसको जब स्क्वायर के भीतर चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, हम उसी को बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर है ये बात। अब आइए मेंडल नियम के अपवाद। मेंडल नियम तो 3 नियम मेंडल ने प्रस्तुत किया, और 3 नियम के बाद इसके कुछ अपवाद भी है। तो चलिए मेंडल नियम के अपवाद, मेंडल नियम के अपवाद। अब आइए मेंडल नियम के अपवाद। मेंडल के 3 नियम दिए गए। 3 नियम देने के बाद आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की, और आलोचकों ने जो प्रस्तुत किया इसके नियम में 3 जगह अपवाद दिया गया। एक दिया गया इसका मेंडल के 3 नियम अपवाद में एक है इनकम्प्लीट डोमिन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा दिया गया इसका कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। और एक दिया गया, तीसरा दिया गया इसका लिंकेज, लिंकेज। ये बताया गया 3 इनका जो है अपवाद बताया गया। एक बताया गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा बताया गया कोडोमिनेंस, तीसरा बताया गया लिंकेज। देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बताया गया कि जब लाल मीरापोलिस जालापा के लाल और उजला फूल वाले पौधे को जब क्रॉस कराया गया, तो प्रथम जनरेशन में F1 जनरेशन में सब का सब गुलाबी रंग के फूल वाले पौधे उत्पन्न हो गए, न उजला हुआ न लाल हुआ। मेंडल ने तो कहा था कि जब हम यूनिट कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मीरापोलिस जालापा में न कोई डोमिनेंट हुआ न कोई रिसेसिव हुआ, बल्कि दोनों कैरेक्टर मिक्स होकर के चला गया संतति में। इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जब हम परिभाषित करते हैं तो हम बताते हैं कि जब एक इकाई लक्षण वाले जीव को उसी जाति के विपरीत लक्षण वाले जीव के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो कुछ जाति में दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर के संतान में चले जाते हैं, जिसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे मीरापोलिस जालापा में लाल और उजला फूल वाले पौधे को क्रॉस कराएंगे, यहाँ रेड है
ये रेड है और क्रॉस करा दिया गया हम लोग व्हाइट से, तो यहाँ F1 जनरेशन में क्या बन गया, ये कैपिटल R स्मॉल r बन गया और ये हो जाएगा पिंक। क्या हो जाएगा, ये पिंक गुलाबी हो जाएगा। यहाँ पर ये रेड है और यहाँ पर ये व्हाइट है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पिंक हो गया, पिंक मतलब इसमें गुलाबी आ गया, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। अब देखिए कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में बताया गया, मेंडल तो बताया था कि यूनिट कैरेक्टर इनहेरिटेंस, इसमें वंशागति जो होगी यूनिट के इकाई लक्षण वंशागति होगी, और जब दो के एक इकाई को विपरीत के कर्व क्रॉस कराया जाएगा तो कोई एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। तो मेंडल ने का एक और अपवाद हो गया। क्या अपवाद हो गया इसमें, कि कभी कभी देखा जाता है जब एक इकाई लक्षण वाले को उसी जाति के अपोजिट लक्षण वाले के साथ क्रॉस कराया था तो दोनों के कैरेक्टर समान रूप से संतान में पहुंचते हैं। तो जब दोनों के कैरेक्टर समान रूप से संतान पहुंचते हैं तो वो कहलाएगा कोडोमिनेंस। क्या कहलाएगा, वो कोडोमिनेंस। जैसे हम लोग ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप में देखते हैं हम लोग मेल का देखते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ए है, यहाँ ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान जो उत्पन्न होगा संतान में क्या होगा, ए बी दोनों आ गया, ये ए बी दोनों आ गया, तो दोनों का गुण आ गया। जबकि मेंडल के हिसाब से तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए, लेकिन दोनों का गुण समान रूप से आ गया, तो ये कहलाएगा कोडोमिनेंस। क्या कहलाएगा, ये कोडोमिनेंस। इसमें आ जाएगा ब्लड ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। अब तीसरी बात यह है लिंकेज। मेंडल ने यह भी कहा था कि साहब के यूनिट कैरेक्टर इनहेरिटेंस, जो जीन विशेष जीन होता है वही वंशागत होता है। जबकि बाद में पता चला, प्रयोग से यह भी असर हुआ कि क्रोमोसोम पर जितने जीन होते हैं, क्रोमोसोम पर जितने जीन होते हैं, सारे के सारे जीन स्थानांतरित होकर के संतानों में जाते हैं। तो सारे क्रोमोसोम पर मौजूद सारे जीन को स्थानांतरित होकर के संतान में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाएगा। फिर ध्यान से सुन लीजिए, फिर ध्यान से एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग कि इसमें क्रोमोसोम पर मौजूद सभी जीन को स्थानांतरित होकर, क्रोमोसोम पर मौजूद सभी जीन को स्थानांतरित होकर संतानों में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा, लिंकेज कहलाता है। यह लिंकेज भी एक प्रकार के अपवाद होते हैं, किसके, मेंडल नियम के। क्लियर बात समझ में आ गई। मेंडल के 3 नियम भी समझ में आ गए और मेंडल के 3 नियम के अपवाद भी समझ में आ गए। अब थोड़ी सी जानकारी दे लीजिए आप बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का। बैक क्रॉस देखिए, बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 जनरेशन के जो संतति होते हैं, जैसे F1 जनरेशन का संतति हो गया, कैपिटल टी हो गया, स्मॉल टी हो गया, इसको किसी पेरेंट के साथ, चाहे वो टॉल हो या फिर ड्वार्फ, टॉल हो कैपिटल टी या कैपिटल स्मॉल टी, किसी के साथ जो हम क्रॉस कराते हैं तो यह क्रिया कहलाता है बैक क्रॉस। क्या कहलाएगा ये क्रिया, बैक क्रॉस। जब F1 जनरेशन के संतति को हम किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो यह क्रिया कहलाएगा बैक क्रॉस। ठीक है। अब देखिए टेस्ट क्रॉस, इसी जगह टेस्ट क्रॉस लिखा जाए, टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि जो प्रथम पीढ़ी के संतति है उसे सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाएगा, तब ये क्रिया कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाएगा, ये होमोजाइगस, ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, और ये कहलाएगा ये होमोजाइगस रिसेसिव, इसको कहते हैं हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव। इसके साथ क्रॉस किया गया तो कहलाएगा ये टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। ये टेस्ट क्रॉस, ये बैक क्रॉस और ये कहलाएगा टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। समझ में आ गया बात, क्लियर है। इसमें ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। देखिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। अब आप लोग इस बात को ध्यान से देखिए, इसको और ध्यान से पढ़िए और इसका रिवीजन भी कीजिए, और साथ ही साथ इससे शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव को भी बनाना है, और इसके बाद बराबर प्रैक्टिस करना। जैसा कि हम पहले क्लास में बता चुके हैं, पहले भी यूट्यूब में आप लोग बता चुके हैं कि जितना पढ़ेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा क्वेश्चन पर आपका कमांड बनेगा और उतना अच्छा आपका एग्जाम्सन जाएगा। जब एग्जाम्सन अच्छा जाएगा तो रिजल्ट आना तो बेहतर है ही, हर हाल में रिजल्ट बेहतर आएगा। अब आप लोग देखिए, इसमें हम लोग यहाँ तक बता चुके हैं, मेंडल्स का हम लोग नियम भी बता चुके हैं, मेंडल नियम का अपवाद भी बता चुके हैं। अब आप कमेंट करके हमें एक लाइन में बताएं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। जल्दी से कमेंट करके बताएं। दूसरी बात देखिए,
हम इसका जो अपवाद बताए हैं, मेंडल के अपवाद में हम 3 बता दिया, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताया, को डोमिनेंस बताया और हम लिंकेज बताए। तो अब आप हमको कमेंट करके ये बताइए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंट का रेशियो क्या निकलेगा, मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या निकलेगा इसका, या इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है इसका रेशियो क्या निकलेगा, और को डोमिनेंस का रेशियो क्या निकलेगा। इसको भी आप कमेंट करके हमको जल्दी बताएं। इसके अलावा आप इसको बना करके देखें और बनाने के बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का भी रेशियो को आप बताएं, हमें कमेंट करके बताएं। और ये आपको चैप्टर 5 का ये पार्ट 1 हो गया। अब इसका पार्ट 2 को भी देखना मत भूलिएगा, जरूरी समझ करके पार्ट 2 को भी देखना है कि अब इसके जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसके जो बचा हुआ क्वेश्चन है, बचा हुआ जो टॉपिक है, हम पार्ट 2 में बताएंगे। इसलिए पार्ट 2 को भी आप लोग जरूर देखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करें, और अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।